वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, बिलियन चैप्टर में हम लोग बिलियन के प्रकार, ठीक है, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको इसके साथ साथ नोट्स भी मिलेगा, इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बिलियन। तो बिलियन क्या होते हैं? यहाँ पर बिलियन किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनका एक निश्चित अनुपात नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी बिलियन जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण बनाते हैं उसी को बिलियन कहेंगे। जैसे में है चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है, जिसको शरबत कह रहे हैं, तो इसमें उसका निश्चित अनुपात नहीं है बच्चों। ठीक है, वैसे ही है वायु कई गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी समांगी मिश्रण के द्वारा बना हुआ है आपका वायु। ठीक है बच्चों, तो आपको बिलियन समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे विलायक और विलेय किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में आपको मिलेगा विलायक और विलेय किसे कहेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे विलायक और विलेय में, तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर यदि विलायक की बात करेंगे तो इसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह भी परिभाषा बना सकते हैं विलायक का कि जिस यौगिक में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगी उसे विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे विलेय कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक को अर्थात जो विलीन हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है, जो विलीन हुआ है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? विलेय कहेंगे। जैसे यदि आप चीनी और पानी का जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर चीनी के जलीय विलयन में जो जल है यानी जिसकी मात्रा अधिक है, तो यहाँ पर चीनी का जलीय विलयन में देखेंगे, इसका मतलब जल की मात्रा अधिक है, यानी शरबत की बात करेंगे, और चीनी की मात्रा क्या है बच्चों? कम है। तो यहाँ पर है चीनी के जलीय विलयन में जल जो विलायक है, जिसकी मात्रा अधिक है उसे विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? विलेय कहेंगे। यानी चीनी यहाँ पर कम मात्रा में, इसलिए क्या है? विलेय है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वैसे ही देखते हैं आगे विलयन के प्रकार क्या होता है। ठीक है बच्चों, विलयन के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो विलयन के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर है, यह हेडिंग है आपका विलयन के प्रकार। तो विलयन को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। आप कितने आधारों पर विभाजित करेंगे बच्चों? दो आधार पर। कौन कौन सा आधार है वह? एक तो है विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, ठीक है बच्चों, उसकी भौतिक प्रवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस वाली की अवस्था में, और दूसरा है उनके अवयवी कणों के आधार पर, जो इसके अवयवी मात्रा है, उसके कण है, उसके आधार पर हम लोग इसको बांटेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला इसका, यहाँ पर भौतिक प्रवस्था के अनुसार विलायक और विलेय की भौतिक प्रवस्था के अनुसार, ठीक है, ये 9 प्रकार के विलयन संभव है। कितने प्रकार के बच्चों संभव है? 9 प्रकार के संभव है। ठीक है, चलिए इसका मैं लिस्ट बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको इंटर केमिस्ट्री के सभी विषयों के बारे में, हाई स्कूल के सभी यानी 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 प्रवस्था क्या है और इसका नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है विलायक के बारे में है, और यहाँ पर है विलेय के बारे में है। यहाँ पर उसका नाम देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जैसे यदि गैस का द्रव के साथ यदि मिलाते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर गैस का द्रव के साथ मिलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव एरोसॉल कहेंगे। ठीक है, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर बादल होगा, ठीक है, कोहरा होगा। यानी यह यदि पहला देखा जाए आपका, ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर पहला क्या है, गैस का आप द्रव में बना रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों, द्रव एरोसॉल बनेगा। और द्रव एरोसॉल का सबसे अच्छा उदाहरण है बादल, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो द्रव भी रहता है यानी पानी की बूंदें भी रहती है और वो गैसीय अवस्था में होता है। वैसे ही कोहरा की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए वैसे इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है गैस का ठोस के साथ मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। गैस का ठोस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो उसके हम लोग कहेंगे ठोस एरोसॉल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ठोस एरोसॉल। और ठोस एरोसॉल का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका धुआं, जिसमें आपको कार्बन के छोटे छोटे कण भी मिलेंगे और गैस अवस्था भी मिलेगा उसमें, तो धुआं है। वैसे ही धुंध है, ठीक है बच्चों, धूल कण है, ये सभी किसका उदाहरण है, तो गैस का ठोस में मिक्सचर का यह उदाहरण है, ठीक है बच्चों। तीसरा वैसे ही देखेंगे तो तीसरा है गैस का गैस में मिक्सचर, ठीक है। गैस का गैस में यदि बनाते हैं तो इस प्रवस्था को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गैसीय मिश्रण, ठीक है बच्चों। यानी आप वायुमंडल में समझ ही रहे हैं कितने हैं, यहाँ पर वायुमंडल भी गैसीय प्रवस्था से बना। अभी मैं उदाहरण बता रहा था, उस वायुमंडल में आपको मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण या कार्बन ऑक्सीजन का मिश्रण, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या अन्यत्र गैसें है, ठीक है। तो यह गैस का गैस में मिक्सचर है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पर चौथा देखेंगे, ठीक है। तो चौथा है द्रव का गैस के साथ, ठीक है बच्चों, द्रव का गैस के साथ। और उसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, फेन कहेंगे। जब द्रव को गैस के साथ जब मिक्सचर बनाएंगे तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, क्या बनेंगे, फेन कहेंगे या झाग कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब उसका उदाहरण है फेन यानी झाग या फेनित क्रीम, ठीक है बच्चों। जो फेनित क्रीम यानी झाग वाली जो क्रीम होती है वहाँ पर यह उदाहरण है, ठीक है। वैसे ही पांचवा देखेंगे, पांचवा यानी द्रव का द्रव के साथ मिक्सचर बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब द्रव का द्रव के साथ आप बनाएंगे तो उसको हम लोग पायस कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। और इसका उदाहरण है दूध यानी द्रव का द्रव के साथ है। दूसरा आप ले सकते हैं उदाहरण एल्कोहल। एल्कोहल में आप देखेंगे तो जल की भी मात्रा रहती है, यानी जल और एल्कोहल का मिक्सचर में देखेंगे बच्चों तो जल भी रहेगा और एल्कोहल दोनों का मिक्सचर है। या जल भी देखेंगे यहाँ पर तो मिक्सचर है। जल और तेल के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पायस कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो द्रव और द्रव का था आपका उदाहरण। छठवां देखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस के साथ, क्या रहेगा यह, द्रव का ठोस के साथ। तब इसको क्या कहेंगे बच्चों, उसका क्या नाम हो जाएगा, उसको सॉल कहेंगे, ठीक है। जैसे में जल में AgCl का मिक्सचर या जल में आपका सल्फर का मिक्सचर, इस प्रकार से यह उदाहरण है इसका, ठीक है बच्चों। चलिए सातवां देखते हैं हम लोग। सातवां क्या है, तो सातवां ठोस में गैस के मिक्सचर को हम लोग बनाएंगे, ठोस में गैस के मिक्सचर को, और उसका नाम क्या लिखेंगे, ठोस फेन कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसका जब ठोस में यदि गैस को मिला देते हैं, यानी कि ठोस विलायक है, अधिक मात्रा में ठोस है, और विलय क्या है, गैस है, कम मात्रा में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस फेन कहेंगे। जैसे में इसका उदाहरण अच्छा है झामा पत्थर, ठीक है बच्चों। केक है, आइसक्रीम है, आप इसके बारे में अच्छे से देखे होंगे, खाए होंगे, जानते होंगे। केक यानी ठोस की मात्रा अधिक है और गैस की मात्रा कम है, ठीक है। वैसे ही आठवां देखते हैं इसका। आठवां देखेंगे तो ठोस का द्रव में बनाते हैं, ठोस का द्रव के साथ, यानी ठोस अधिक मात्रा में लिया जाए और द्रव कम मात्रा में लिया जाए, तो इससे बनने वाले मिक्सचर को क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर उसको जेल कहेंगे, क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। और उसका उदाहरण है आपका दही, ठीक है, पनीर, जेली, ये सब उदाहरण है, ठीक है, किसका, जेल का। वैसे ही यहाँ पर नौवां फेज देखेंगे तो ठोस का ठोस में मिक्सचर, ठीक है। ठोस को यदि ठोस में मिला देते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, ठोस साल कहेंगे, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे आप, ठोस साल कहेंगे। जैसे में है पीतल है, मोती है, रत्न है, कांसा है, इस प्रकार से यह ठोस में ठोस का मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए तो आपने देखा यहाँ पर भौतिक प्रवस्था में जो 9 फेज थे उसमें आपको मैं बता रहा था विलायक जिसकी मात्रा अधिक इधर लिया गया था, यानी गैस के बारे में एक बार लिया गया था,
एक बार द्रव के बारे में लिया गया था, एक बार पूरे ठोस के बारे में लिया गया था। इसके बाद विलय किया गया था, कम मात्रा में मिलाया गया था, और इसका उदाहरण आपने इधर देखा, और इसका नाम क्या होता है मैं आपको बताया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रावस्था देखते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था अवयवी कणों के आधार पर, तो दूसरा प्रावस्था देखेंगे अवयवी कणों के आधार पर, तब इसको क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर, तब इसका नाम हो जाएगा, कह रहा है अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जब अवयव की मात्रा के आधार पर आप निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला यहाँ पर है आपका तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन किसे कहते हैं बच्चों, आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपको क्यूरी हुई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर परिभाषा उसका, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो जिस विलयन में विलय की मात्रा, विलय की सांद्रता क्या हो, कम हो, जो विलय की सांद्रता हो सबसे कम हो, बहुत कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या है सांद्र विलयन। ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सांद्र विलयन का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, विलयन जो बना रहे हैं उसमें विलय की मात्रा अधिक हो यानी उसकी सांद्रता अधिक हो, उसे आप क्या कहेंगे, सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे, यानी आप कंक सॉल्यूशन इसको कहते हैं और इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से था, तो आप परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अगले यहाँ पर है आपका संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, इसका परिभाषा देखेंगे। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है स्थिर ताप पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कांस्टेंट लेना है, स्थिर ताप लेना है आपको। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलयता की अधिकतम संभाव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जिसमें विलयन की अधिकतम संभव मात्रा यानी जितना से घोल सकते हैं, इसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चों आप उसको घोल नहीं सकते हैं। जैसे आप चीनी और पानी का मिक्सचर बना रहे हैं, आप चीनी को घोलेंगे थोड़ा सा चम्मच में लेकर, ठीक है, फिर घोलेंगे थोड़ा सा लेकर, ऐसे वो घुलता जाएगा, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि आप चीनी को यदि जल के अंदर घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं। तो उसी की बात कर रहा है कि अधिकतम संभव मात्रा जो घुल सकती है उसके अंदर, उसी वाले विलयन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन कहेंगे, या इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर बच्चों असंतृप्त विलयन, इसका उल्टा वाला देखते हैं। असंतृप्त विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो कह रहा है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, यहाँ पर क्या है, जो विलय की मात्रा है संतृप्त विलयन के लिए जो आवश्यक मात्रा होती है उससे भी कम है। ठीक है, उससे भी कम है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं अगला। अब अति संतृप्त विलयन के बारे में देखेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है। यहाँ पर फिर है देखेंगे तो कह रहा है निश्चित ताप पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका भी बात कर रहे हैं तो क्या है, निश्चित ताप पर ही है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर है, एकदम फिक्स है, निश्चित ताप है। कह रहे कि निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, किसी विलयन को
संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा, जो आवश्यक मात्रा है उससे भी अधिक हो यदि पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित हो, यानी आवश्यकता से अधिक पदार्थ की मात्रा उस विलयन में उपस्थित हो, उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसे क्या कहेंगे आप लोग, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर निश्चित ताप है, जो विलयन लिए हैं वो संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक मात्रा से भी उस पदार्थ की मात्रा कितना है, अधिक है। ठीक है, और वह अधिक कहाँ है, तो उस विलयन के अंदर उपस्थित है, तब उस विलयन को आप क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो किसी पदार्थ की, ठीक है बच्चों, यहाँ पर है उसका परिभाषा देखेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी 100 ग्राम जो विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जो मात्रा होती है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, वो विलेयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर है हेडिंग, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उस पर असर क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है उस पर असर क्या होता है, आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है, चलिए तो उसका देख लेते हैं एक एक का। तो सबसे पहले ताप के बारे में, ठीक है बच्चों, ताप के बारे में है। सबसे पहले विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, आपका ताप है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पर है उसका परिभाषा के अनुसार यहाँ पर बता रहा हूँ, साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है बच्चों, जो विलेयता है पदार्थों की, ताप जितना बढ़ाते जाएंगे वो उसकी विलेयता क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। क्योंकि साधारणतः जब कोई पदार्थ विलायक में घुलता है तो ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जो ऊष्मा होती है बच्चों अवशोषित हो जाती है। जैसे में है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही उदाहरण था, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ताप को बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वह पदार्थ, ठीक है, विलायक में जब घुलता है तो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है बच्चों, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। चलिए दूसरा प्रभाव क्या है इसका देखते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रभाव क्या है, तो दूसरा उसकी प्रकृति पर है, विलेय और विलायक की प्रकृति पर है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रभाव क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति पर। क्या है प्रकृति, देखते हैं। विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो एक ध्रुवीय विलायक होता है और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक। ठीक है, जो विलायक है मुख्यतः दो ही प्रकार का है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब यह क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो साधारणतः किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। ठीक है बच्चों, यानी जो वही पदार्थ विलेय होते हैं विलायक में जिनकी प्रकृति क्या होती है, विलायक जैसी होती है। आयनिक व ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लेंगे। तो ध्रुवीय पदार्थ क्या है, तो सोडियम क्लोराइड एवं जल में, कह रहे सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना। सोडियम क्लोराइड को यदि जल में घोलते हैं तो यह ध्रुवीय विलायक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अध्रुवीय विलायक क्या है, तो आयोडीन को जब जल में आप घुलाएंगे तो बहुत कम मात्रा में घुलेगा। यानी यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड को जल में घुलने पर पूरा पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आयोडीन है जो अध्रुवीय है, इसको यदि जल में घोलते हैं तो बहुत कम मात्रा में घुलता है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा इसका प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। तो विलेय के कणों का आकार, जो कण का आकार है उस पर भी निर्भर करता है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर है किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कण के अपेक्षाकृत जल्दी घुल जाते हैं। यानी यदि छोटे छोटे चीनी के टुकड़े हैं तो वह बड़े टुकड़े की अपेक्षा जल्दी से घुल जाएंगे। ठीक है बच्चों,
चौथा यहाँ पर है उसको प्रभावित करने वाले कारक में यहाँ पर है सम आयन प्रभाव। ठीक है बच्चों, सम आयन प्रभाव। विलयन में यहाँ पर चौथा है प्रभावित करने वाला कारक। तो देखते हैं इसका परिभाषा। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। ठीक है, यहाँ पर सम आयन की उपस्थिति के कारण जो अल्प विलेय लवणों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे में है AgCl की जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड की विलेयता की अपेक्षा अधिक होती है। यानी इसका जो है सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि जो Cl- सम आयनों की उपस्थिति के कारण AgCl की विलेयता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर था। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले के जो भी